अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल हमने केस 1 और केस 2 किए थे। आज केस 3, हेडिंग 2 केस 3। If some roots are complex, if some roots are complex, let M1, M2 ये दो रियल रूट हैं। सर थोड़ी देर सभा के लिए सब आ जाते। जी, थोड़ी देर सभा के लिए सब आ जाए। सिर्फ 9 स्टूडेंट्स हैं क्लास में सर। हाँ भाई, शुरू करें। तो केस 3 हम कर रहे हैं। इफ सम रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो हमने लिखा कि लेट M1, M2 एंड अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा बी द रूट्स। दो हमने रियल ले लिए हैं अनइक्वल, और जाहिर पेयर में आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट प्लस माइनस के साथ। देन y इज इक्वल टू
रियल पहले लिख लेते हैं, C1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस C2 e रेज़ टू पावर m2x। तो ये तो वही केस 1 का तरीका। एंड नाउ फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स, फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स में जाहिर है एक रियल पार्ट है, अल्फा इज द रियल पार्ट एंड बीटा इज द इमेजिनरी पार्ट। तो हम यहाँ पर वी हैव टू रूट्स हियर। अच्छा C1 लिख दिया है, चाहो C1 लिखो चाहो A1 लिखो, A1 ही हम चल रहे थे, A1 ही वापस कर दिया मैंने। A1 A2 A3। अब यहाँ आपकी चॉइस है, चाहे साइन पहले लिखो चाहे कॉस पहले लिखो, लिखे दोनों जाएंगे। बीटा जो इमेजिनरी पार्ट है इसका, that will become the coefficient of x. तो A3 sin bx प्लस A4 cos bx। तो ये आप कॉम्प्लेक्स के लिए ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ यूज हो गया, A3 sin bx A4 cos bx। ये मैंने आपसे कहा कि sin x bx पहले लिखो चाहे cos bx पहले लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो रियल पार्ट है इसका अल्फा, ये अल्फा आप यही इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखेंगे, e रेज़ टू पावर अल्फा x। तो ये है methods to write the complex roots। अब अगर किसी सवाल में ऐसा हो जाता है कि ये भी रिपीट कर जाएं, तो फिर उसको वही रिपीट करने जो तरीका रियल में है उसी तरीके का, लेकिन आपके बुक में उस किस्म के सवाल हैं नहीं। अगर आया तो देख लेंगे, कोई ऐसा सवाल आ गया भाई कर लो, अदरवाइज ये प्लस सो ऑन कर लो, या वहाँ मैंने सो ऑन नहीं लिखा है, सो डैश डैश डाल दें, इसके बाद प्लस सो ऑन, यहाँ भी आप डैश डैश डाल लें, ताकि जाहिर है इतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके यहाँ नहीं है, ज़्यादा 3 और 4 ऑर्डर की होगी, 4 के भी एक आधी सवाल है। तो बस ये है कॉम्प्लेक्स रूट को लिखने का मेथड। तो चलते हैं हम वापस एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में y ट्रिपल डैश प्लस y प्लस माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है सर? क्या हुआ? अल्फा प्लस माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है सर आपने फर्स्ट लाइन में? डैश डैश डाल दिया है ये मैंने, यहाँ डैश नहीं डाले थे ना कि ज्यादा रूट हो तो फिर ऐसे डैश डैश करके यहाँ लिख देंगे आंसर। So now we have third order differential equation, कन्वर्ट करो d में, d क्यूब प्लस dy is equal to 0, and then auxiliary equation m cube plus m is equal to 0। आप देख रहे हैं कि m कॉमन है, m कॉमन लोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि एक तो रूट आ गया आपके पास m इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास आ गया m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस i।
लास्ट लाइन नजर आ रही है? m is equal to 0 and m is equal to plus minus I are the roots. So 0 is the real root and plus minus I is its complex roots. इसमें भी जो रियल पार्ट है वो बेसिकली 0 है। तो जाहिर है कि जो मल्टीप्लाई है e अल्फा x e 0x आ जाएगा विच मीन 1। तो द सॉल्यूशन देयरफॉर y इज इक्वल टू, एक रियल रूट है उसके लिए आप a1 लिख दो e रेज़ टू पावर 0x प्लस a2 साइन x, क्योंकि i का कोफिशिएंट लिखना है, i का कोफिशिएंट इज 1 प्लस a3 cos x एंड मल्टीप्लाई बाई e रेज़ टू पावर 0x का मतलब 1। तो जरा रीराइट कर दें आंसर, y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 साइन x प्लस a3 cos x। That will be the answer. सर जो दूसरा रूट निकाला है आपने उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या है सर? Alpha is 0 and beta is the coefficient of I. देखो ना रूट हमने क्या लिए थे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, the coefficient of I is 1 और अल्फा जाहिर है उसमें 0 है इसलिए 0x लिखा है पावर में, और भी जाहिर है 0x का मतलब तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। बहरहाल ये जो एक्सरसाइज 4.1 थी इसमें तो आंसर भी साथ साथ दिए हुए इनफैक्ट वेरिफिकेशन के लिए था, लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं एक्चुअल एक्सरसाइज की तरफ जहाँ पर मिक्स सवाल होंगे, एंड दैट इज एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज सर ये समझा दें जो किया है, आंसर जो आया समझ में नहीं आया। क्या आंसर जो आया समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझा दें सर। भाई देखो ना, ये जनरल फॉर्म है जो ऊपर लिखी है ना मैंने, जनरल फॉर्म है लिखने की। अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट हो तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो एक्स का कोफिशिएंट बन जाता है साइन में और कॉस में, और जो रियल पार्ट होता है वो e की पावर अल्फा एक्स की फॉर्म आ जाती है। अब जाहिर है कि यहाँ पर 0 प्लस माइनस आयोटा है ना, तो अल्फा 0 है और i का कोफिशिएंट 1 है, तो अल्फा की जगह हमने यहाँ पर अल्फा की जगह 0 लिख दिया और बीटा की जगह 1। तो जाहिर है 1 इंटू एक्स मैंने नहीं लिखा, जस्ट x लिख दिया है। तभी और आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह और प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। आज यही करेंगे हम 4.3 इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे, फिर सैटरडे को हमारी जो क्लास है उससे में आगे बढ़ जाएंगे। फिर अभी तो होमोजीनस इक्वेशन के ही और सवालात। तो एक्सरसाइज 4.3 पेज 137। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें आपको करने कौन कौन से सवालात हैं? 1 से लेकर 20 तक, 29 से 32 एंड 37, 38, ये सवालात हैं जो आप ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0।
चलो, अगर कल का कुछ याद है किया हुआ, जो 2 केसेस किए थे, तो सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल से रूट्स हैं, करो जरा, इसे ट्राई करो। सर जी सर जो आंसर में ये इक्वेशन है ये, जी। इसके अंदर ये 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, A1 A2 A3। A1 A2 A3 आर दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हैं। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। करो, इसको ट्राई करो, इस सवाल को। इतनी देर में जवाब आ जाना चाहिए भाई, सर इतना बड़ा ये सवाल है नहीं है। जी बोलें। सर रूट्स आ रहे हैं 0 और -1/4। 0 एंड -1/4। 1/4। 4। यस सर, यही यार। बस तो ठीक है, -1। सॉल्यूशन लिखो। सर इक्वेशन बन रही है y = A1 + A2 e⁻⁻⁴x। ठीक है, तो m एंड m 4m प्लस 1 इज द फैक्टर्स एंड कॉमन है, तो जाहिर है m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू -1/4 आर दी रूट्स। और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, जाहिर है 0 है तो a1 सिर्फ a1 रहेगा, प्लस a2 e⁻⁻x/4 लिख दो, या -1/4x लिख दो। दैट विल बी द आंसर।
Question number 13. 3y double dash plus 2y dash plus y is equal to 0. अब यहाँ आप देखें कि फैक्टराइजेबल नहीं है, पहले तो कन्वर्ट कर लो। 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू 0 and therefore auxiliary equation 3m square plus 2m plus 1 is equal to 0। m जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स आएंगे, फैक्टराइजेबल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो इट विल गिव्स यू द कॉम्प्लेक्स रूट। चलो कॉम्प्लेक्स रूट निकाल के बताओ क्या लिखूं। क्या आ गए रूट्स? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने में तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। सर 1/3 आ रहा है और 1 -1 आ रहा है। 1/3 कहाँ से आ रहा है भाई? अच्छा ठीक है, -1/3 आएगा। -1/3 और प्लस माइनस आगे क्या लिखूं? -1/3 प्लस माइनस ये मैंने तो बस नहीं बताया। अब बिरयानी -1/3 प्लस माइनस क्या लिखूं भाई? आगे क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स सर जी बोल। b² - 4ac क्या आएगा? √2 √2/3 I iota। So these are the roots, complex root. Therefore, y is equal to। अब देखें यहाँ रियल पार्ट भी मौजूद है और इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है। तो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट के लिए a1 sin √2/3x
प्लस A2 cos अंडर रूट 2/3x and then e raised to power, the real part is -1/3, तो -x/3 लिख दो. That will be the answer. तो देखें क्वेश्चन नंबर 15 या 16 कर लेते हैं. y ट्रिपल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0. y ट्रिपल डैश माइनस y है तो जाहिर है कि डी ऑपरेटर में डी क्यूब माइनस 1y इज इक्वल टू 0 and auxiliary equation m cube minus 1 is equal to 0. So it's formula of a cube minus b cube. The factor m minus 1 m plus m square plus m plus 1. The cube root of unity. That m cube is 1. The cube root of unity यहाँ पर आ गया आपके पास m is equal to 1, एक रियल रूट आ गया और बाकी जो है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i/2. तो मैं अपॉन 2 दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख रहा हूँ. So these are the cube root of unity. One real root and 2 complex root. तो बेहतर है कि इस वन को पहले लिख लो, रियल रूट को. देयरफॉर y इज इक्वल टू a1 e रेज़ टू पावर x या 1x. 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती मल्टीपल में. a1 e रेज़ टू पावर x फॉर दिस और उसके लिए अगेन a2 साइन. अब आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है, जो इमेजिनरी पार्ट जो है वो ये है अंडर रूट 3/2 और उसके साथ x प्लस a3 cos अंडर रूट 3/2x. ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट and the real part is -12. तो e raised to power -12 या x/2. That will be the answer. सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा क्लियर. यार अभी तक तो नजर आ रहा था मेरे ख्याल से. अब क्या नहीं नजर नहीं आ रहा? आखिरी लाइन नजर नहीं आ रही है? क्या नजर नहीं आ रहा? क्योंकि अब तो तकरीबन मुझे पढ़ाते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया. आखिरी लाइन पे जरा शेड आ रहा था, वो मैंने बंद कर दिया है शेड.
अच्छा जी, अब हम चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। तो कहा तो था मैंने कि अगर फर्स्ट ईयर की बुक मिल जाए तो ज़रा देख लेना सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, क्योंकि अब जो सवाल आ रहे हैं इसके बाद, ये भी थर्ड ऑर्डर की थी लेकिन जस्ट डी एम क्यू -1 था तो फैक्टराइजेबल थी, फैक्टर बना के कर लिया। लेकिन अब हम चलते हैं ज़रा कॉन्सेप्ट कि अगर फैक्टर ना बन रहे हो तो फिर अरे एक हम मिनट रुक जाए सर। क्वेश्चन नंबर 17, y ट्रिपल डैश -5y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 9y इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट करो तो डी क्यूब -5d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 9y इज इक्वल टू 0। And the auxiliary equation m cube -5m square plus 3m plus 9 is equal to 0। तो देखिए फैक्टराइजेशन का, जब फैक्टराइजेशन कभी पढ़ाई गई थी 8th क्लास में, 8th क्लास से शुरू हुआ था फैक्टराइजेशन। तो वहाँ ये बताया गया था कि सबसे पहले देखो कोई चीज़ कॉमन तो नहीं निकल रही, तो हमने कुछ सवाल ऐसे किए जिसमें कॉमन निकल रहा था। उसके बाद बताया जाता है कि कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं लग रहा, जैसे यहाँ लग गया था फार्मूला क्यूबिक थी, लेकिन हमारे पास फार्मूला हमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लग गया। होल क्यूब का फार्मूला भी हो सकता है, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर कि होल क्यूब का कोई फार्मूला लग जाए। तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं कि इसके फैक्टर बनाने हैं हमें, या कम से कम एक रूट हमें पता चल जाए। तो वो जो मैंने आपसे कहा था कि इंटर फर्स्ट ईयर की बुक में जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो चैप्टर शुरू में ही चंद सवाल थे 10-11, वो उसमें सिंथेटिक डिवीजन भी आ गया था, उसमें फैक्टराइजेशन का भी था ये सवाल, उसमें ये भी था कि वेरीफाई करना था कि ये इसका रूट है या नहीं, वेरीफाई करो। उसमें कुछ सवाल ऐसे भी थे कि जिसमें के दे दिया गया था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज द रूट। तो इस किस्म के सवालात वहाँ पर थे। तो देखिए हम करते क्या हैं कि हेयर दिस इज द फंक्शन, अगर आपको इक्वेशन याद करो जो हमने लिखा था ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसे कहा था fm इज इक्वल टू 0, तो जनरलाइज फॉर्म लिखी थी हमने। हेयर fm द फंक्शन ऑफ m इज m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 9।
अच्छा, ये बहुत पहले हमारी बात हुई थी शायद के शुरू में, जब डिफरेंशियल इक्वेशन में शुरू कराई थी, जब कहा था कि रूट की डेफिनेशन लिखवाई थी। व्हाट इज अ रूट? तो रूट कहते हैं उसी को है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उसकी डेफिनेशन यही है, क्या नंबर विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पर हम मेथड कहलाता है हिट एंड ट्राई मेथड, जिसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं। जहाँ fm 0 हो जाएगा तो इट्स मीन दैट विल बी वन ऑफ द रूट। जो क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट्स आ जाएंगे। अगर एक रूट हमारे पास हासिल हो जाता है तो उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। वी विल गेट अ फैक्टर विच विल बी क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो, फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज कर लो। तो फिर उससे आगे हम जब क्वाड्रेटिक तक पहुंच जाएंगे तो फिर हम उसे यूजुअल तरीके से सॉल्व करेंगे। हम ट्राई करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रख के देखें m की जगह पर कि क्या 0 के बराबर आता है या नहीं। तो आपने देखा कि हमारे पास प्लस का 8 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम -1 ट्राई करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर -1 ट्राई करें। इसी तरह से हम अगर -1 पे भी 0 नहीं आया तो हम फिर 2 और फिर -2, इस तरह से हम ट्राई करते हैं। कोई ना कोई फैक्टर उसमें 0 आ जाता है। तो -1 होल क्यूब -5 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 9। तो ये आपके पास चूँकि -1 है, ये -5 है, ये -3 एंड प्लस 9, तो ये आपके पास 0 आ गया। तो 0 कब आया? जब हमने m को रिप्लेस किया है -1 से। तो इट्स मीन देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 is one of the root। m is equal to -1 is one of the root of equation number 3। अब आप देखें, अगर सिंथेटिक डिवीजन चूँकि आसानी से हल हो जाता है, आसान है बनिस्बत वो जो स्कूल में सिखाया गया था कि ये फैक्टर, यहाँ से फैक्टर m+1 आएगा। तो m+1 से अगर इसे डिवाइड करना चाहो fm को तो भी कर सकते हो स्कूल के तरीके से, लेकिन अगर सिंथेटिक समझ लोगे तो काम तेज़ होता है और आसान है उसकी बनिस्बत वो जो स्कूल में सिखाया गया था तरीका। सिंथेटिक डिवीजन में हम करते क्या हैं कि सिर्फ इस फंक्शन के जो कोफिशिएंट हैं, पावर के कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है 1, और फिर इस तरह से आप डिग्री कम करते जाओ और कोफिशिएंट सिर्फ लिखने हैं आपको। ये याद रखिएगा कि अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो उसका कोफिशिएंट इसका मतलब है 0 होगा। अगर लेट्स से कि यहाँ में स्क्वायर नहीं होता तो इसका मतलब है 0 इज द कोफिशिएंट, जिसने उसे एलिमिनेट कर दिया। 0 हम नहीं लिखते दरमियान में, या 0
एम स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे। तो तरतीब डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो देखिए ये सिंथेटिक डिवीजन हम कर रहे हैं। 1 लिखो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, -5 लिखो, फिर थोड़ी जगह छोड़ दो, 3 लिखो, और फिर आखिर में 9। तो m क्यूब का कोफिशिएंट, m स्क्वायर का कोफिशिएंट, m का कोफिशिएंट, एंड देन वी हैव द कांस्टेंट नंबर। और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं -1 से, तो एक साइड पे -1 लिख दो। तब मैंने इसी लाइन में नहीं लिखा, थोड़ा ऊपर नीचे करके लिख दो, ताकि ये हो कि वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस बाई -1। ठीक है भाई। तो अभी सिर्फ हमने कोफिशिएंट लिखे हैं, m क्यूब, m स्क्वायर, m और कांस्टेंट, और फिर एक लाइन लिखने के लिए छोड़ दो, और उसके बाद एक लाइन ये वाली डिवीजन वाली लाइन लगा दो, जो हम स्कूल के तरीके से डिवाइड करते हैं तब भी ये लाइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ लिखने के बाद लगाते हैं। सिंथेटिक डिवीजन का तरीकाकार यह है कि पहला नंबर जो भी हो उसके नीचे एज इट इज उसको यहाँ उतार लो। यहाँ आप क्रॉस लगा दें और लाइन के नीचे इस नंबर को एज इट इज उतार लो। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई दिस 1, और यहाँ लिख देंगे, सेकेंड टर्म के नीचे लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -1, यहाँ लिख दिया। वैसे डिवाइड करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं नीचे वाले के, यहाँ हम साइन चेंज नहीं करेंगे, बस इसको ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे एडिंग -5 and -1 right here -6। अगेन -6 को -1 से मल्टीप्लाई करो और इस अगले नंबर के नीचे लिख दो। तो -1 मल्टीप्लाई बाई -6 इज +6। अगेन इन दोनों को ऐड करो और यहाँ लिख दो। एंड द लास्ट स्टेप, -1 मल्टीप्लाई बाई 9 इज -9। ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा। इस 0 को अलग कर दें और ये हमेशा 0 आएगा। अगर 0 नहीं आया तो हमने यहाँ कहीं कैलकुलेशन में गलती की है या यहाँ कैलकुलेशन में गलती की है, क्योंकि जब हम इन्हें यहाँ दावा कर दिया है कि -1 इसका एक रूट है, तो इसे परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए और आखिरी टर्म 0, रिमाइंडर मस्ट बी 0, तो ये रिमाइंडर है। तो वो जो स्कूल में तरीक़ाकार सिखाया गया था डिवाइड करने का, उससे मल्टीप्लायर भी आ जाता है, डिवाइज़र तो आपके पास है ही m+1, और रिमाइंडर भी आ जाता है। अब आपको आगे क्या करना है कि ये जो बाकी बचा है, ये आपने डिवाइड क्योंकि किया है, तो ये जो नीचे आए हैं ये मल्टीप्लायर आया है। तो पहले वाले कोफिशिएंट का तो जो था वो m³ का कोफिशिएंट था, आपने इसके कोफिशिएंट लिखे थे। अब एक डिग्री कम, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ। अब अगर आप चाहे फैक्टराइज करके फैक्टराइजेशन की फॉर्म बनाना चाहो वो बना लो, लेकिन ये जो फैक्टर अब आया है वो ये, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ m², दिस इज कोफिशिएंट ऑफ m एंड +9। तो ये आपके पास ये दूसरा फैक्टर आया है। तो मैंने कहा ना फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये इस तरह भी लिख सकते हो, तो वहां से फैक्टर आपके पास आएगा m+1। तो जो करना चाहें इसके थ्रू, अब ये फैक्टराइजेशन समझो आपने कर लिया, लेकिन अगर वैसे m एक रूट आ चुका था तो ये बाकी आ जाएगा। इससे आपको मजीद 2 रूट निकालने हैं। तो इस फैक्टर से हम एक रूट को निकाल चुके हैं, m+1 = 0। एक ये फैक्टर आ गया, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया है।
तो वन ऑफ द रूट इज पहले निकाल चुके हैं आप, दोबारा हम लिख रहे हैं m इज इक्वल टू -1 और ये जो है आपके पास दिस इज होल स्क्वायर ऑफ m-3। तो चाहो तो फैक्टराइज करके कर लो, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। यहाँ से आपके पास m इज इक्वल टू 3 एंड 3, दो रूट रिपीटेड रूट इक्वल रूट हासिल हो गए। So all three roots are real, एक -1 है और बाकी दो रिपीटेड रूट्स हैं। अब ये सिंथेटिक डिवीजन का एक सवाल और करेंगे। Now you can write the solution. Therefore, solution is नहीं, पहला एक इंडिविजुअल रूट है उसे पहले लिख लेते हैं। y is equal to a1 e raised to power -x. Now we have repeated root, equal root. तो इक्वल रूट को लिखने का तरीकाकार ये, क्योंकि दो रूट हैं, कल हमने जो एग्जांपल की थी उसमें 3 रूट्स लिए थे, तो अब यहाँ आप a1 यूज हो चुका है तो a2x प्लस a3 लिखोगे and e raised to power 3x. That will be our answer. उतार लिया तो मैं जरा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसे। कि देखिए आपके पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आपने उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, हमारे पास ऐसी टर्म आई है जिस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगता, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर हमने इसको fm इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में से fm निकाल लिया। हमने ट्राई किया, 1 को ट्राई किया कि अगर fm 0 हो जाता है तो वो 1 जो है इसका रूट होगा, क्योंकि 0 आएगा जब आप रूट होगा, तो रूट के लिए 0 वैल्यू आएगी। तो पहला हमने देखा कि 1 रूट नहीं है क्योंकि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया। फिर हमने -1 ट्राई किया तो हमने देखा कि हमारे पास f ऑफ -1 जो था वो 0 आ गया। तो ये तय हो गया कि m इज इक्वल टू -1 इज वन ऑफ द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 3। अब जब हमारे पास एक रूट आ गया तो फिर हमने इसे सिंथेटिकली डिवाइड किया। मैंने आपसे कहा कि अगर आप चाहें तो वो स्कूल के तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी बनिस्बत भी 2 लाइनों में मसला हल हो गया है, वो आखिर तक चलता है। तो आपने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन ले रहे हैं तो सिंथेटिक डिवीजन में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट से लिखना शुरू करते हैं, एक एक डिग्री कम करते जाते हैं। तो अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो ऐसा नहीं कि अगर यहाँ 3 टर्म होती है, लेट से 3m नहीं होता, तो आप
से 3 टर्म नंबर लिख देते हैं, उसका कोफिशिएंट 0 है। जो अगर टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 है, इसलिए उसने इस पूरी टर्म को 0 बना दिया है। तो वो 0 उसकी जगह पर लिखेंगे हम। तो हमने 1 -5 3 एंड 9 लिखा, और एक अलग से जो हमारे पास एक रूट कंफर्म हो चुका था कि ये -1 एक रूट है, -1 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का तरीका यही है कि पहली वाली टर्म को आप एज इट इज़ थर्ड रो में उतार दोगे, और रूट को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के नीचे लिखोगे, और उन्हें ऐड करके अगेन थर्ड रो में लिखोगे। फिर अगेन इसको जो भी नंबर आया है उसे -1 रूट से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट के नीचे लिखेंगे, ऐड करेंगे, और फिर इसी तरह से इसको कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोसेस। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा लास्ट टर्म। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते ये वैल्यू? कैलकुलेटर से नहीं, ये स्टेप करने होंगे भाई। कैलकुलेटर से करके डायरेक्ट रूट निकाल दोगे तो कैलकुलेटर से तो पूरा सवाल हो जाएगा। तो कैलकुलेटर सिर्फ उस हद तक इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है जहाँ बड़ी कैलकुलेशन हो। तो वर्किंग है आपके पास? चलिए जी, एक सवाल और। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी किस्म का है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी जरा उस सवाल को करके मजीद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, y ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश माइनस 4y डैश माइनस 12y इज इक्वल टू 0। चलो करो इसके बाद कुछ स्टेप और बताओ एफएम क्या लिखो। क्या लिखो एफएम? m³ plus 3m square minus 4m minus 12 प्लस 3m स्क्वायर minus 4m minus 12. माइनस 12। दैट्स ऑल। ट्राई करो F1। दायरे 0 नहीं आएगा। F-1 ट्राई करो, फिर F2 देखेंगे। सर F2 पे क्या आया?
F1 क्या आया भाई? F1 is minus 12 not equal to 0. F minus 1 देखो, तो माइनस 1 जो है वो that will be सर F2 पे हो रहा है। that will become plus, this is minus 7 13 6 आ जाएगा माइनस का। 2 पुट करोगे तो 8 प्लस 12 minus 8 minus 12, that will be 0. तो इसका मतलब है m is equal to 2 is one of the root of equation number 3. ये जो मैंने सेंटेंस बोला है ये यहाँ लिख लेना, m is equal to 2 is one of the root of equation number 3. इसको हम 3 इक्वेशन कहते हैं ना। चलो कोशिश करो, फिर मैं स्टेप करूंगा, फिर दोबारा मैं कर दूंगा, जरा कोशिश करो सिंथेटिक डिवाइड करने की। सर 1 और -6 फैक्टर बना दिए। चलिए पहले सिंथेटिकली डिवाइड कर रहे हैं हम। 1 3 -4 एंड -12 2 से डिवाइड करना है। फर्स्ट वन एज इट इज उतार लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2, ऐड किया तो 5, 2 5 से 10, ऐड करोगे तो +6, 2 6 से 12, ऐड करोगे तो ये आ गया आपके पास। और वो जो फैक्टर दोबारा लिखा था मैंने यहाँ पर, उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ ये लिखो और इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो। एक रूट आपके पास आ चुका है, देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज द अदर फैक्टर। चाहो तो इसे भी कोई इक्वेशन नंबर दे दो, और यहाँ से फिर आप जब सॉल्व करोगे m इज इक्वल टू -2 एंड -3 आ जाएगा। फैक्टराइजेबल है, फैक्टर बना के एक m इज इक्वल टू 2 पहले से आ चुका है, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। लिख लो इसका आंसर अब। असल में मुझे तो वैसे आगे जाना था इनिशियल बाउंड्री प्रॉब्लम पे, लेकिन ये कि क्वेश्चन नंबर 19 नजर आ गया जिसमें एक टर्म मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 19, तो चलो इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि टर्म मिसिंग हो तो क्या करते हैं।
डी क्यूब यू अपॉन डी टी स्क्वायर डी टी क्यूब प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 2u इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखा भाई, इसका आंसर तो बता दो क्या लिखा। हाँ क्या लिखूं? सर a1 e की पावर 3x raised to power 2x 3x e raised to power minus 2x and a3 e raised to power 3x. This is the answer. Minus 2 and minus 3. Minus 2 and minus 3. अच्छा अब देखें, बेसिकली जो हमने कैपिटल डी यूज किया था वो डी बाई डी एक्स की जगह यूज किया था। तो यहाँ जो डी बाई डी टी है तो उसके लिए कोई और सिंबल यूज करते हैं, तो वो आखिरी जो हमारा आर्टिकल है वहाँ हम उसका कॉन्सेप्ट दे देंगे। फिलहाल आप यही कि आप चूँकि यूजुअल ये नहीं है जो अभी खत्म कर रहे थे, तो यहाँ भी लिख लें कि लेट, पहले ये लिखना पड़ेगा, लेट डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी। तो वो तो हमने थ्योरी में दे दिया था, डी बाई डी एक्स को हमने रिप्लेस किया है, इसलिए यहाँ आपको ये लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन। चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एंड सो ऑन। So this one can be written as d square plus d cube plus d square minus 2 into u is equal to 0. और फिर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन उसी तरह से m cube plus m square minus 2 is equal to 0। तो आप देखें कि fm तक तो सही है, fm m cube plus m square minus 2 वन रखोगे 0 हो जाएगा, f of 1 is equal to 0। Therefore, m is equal to 1 is one of the root। बस ये ख्याल रखना है सिंथेटिक डिवाइड करते हुए कि यहाँ पर m की टर्म मिसिंग है, सिर्फ 3 टर्म है, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ 3 के कोफिशिएंट लिखो। देयर इज m also here but its coefficient is 0। बस ख्याल यही रखना है इसमें, अदरवाइज उस डिवीजन से जल्दी भी हो जाता है, आसान भी है कि आपके पास जब आप कोफिशिएंट नाउ राइट द कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1, m स्क्वायर इज 1 एंड m इज 0 एंड देन माइनस, तो ये 0 लिखना जरूरी है। और चूंकि हम इसे 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो हमने 1 एक साइड पे लिख दिया, फर्स्ट 1 एज इट इज उतारा, दिस इनटू दिस इज 1, ऐड करो, दिस इनटू दिस इज 2, यहाँ लिखो, ऐड करो,
and this into this is 2 which is 0. अगर ये 0 नहीं लिखोगे तो या कभी 0 नहीं आएगा, वहीं गलती पता चल जाएगी कि हमने गलत किया है। तो बस दूसरा फैक्टर आपके पास ये आ गया, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लेट अस कॉल इक्वेशन 4। कॉम्प्लेक्स रूट देगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 2 विच इज -2 चाहो तो 2 कॉमन, चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 और ऐसे भी। तो फाइनली वी हैव एक वैल्यू m की हमारे पास पहले आ चुकी है, लिख लो एक और, m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस i एंड -1 प्लस माइनस i आर द टू कॉम्प्लेक्स रूट। सर इक्वेशन में m था नहीं, आपने खुद ही ऐड कर लिया। क्या हुआ सर इक्वेशन में m था नहीं ना ओरिजिनली, तो आपने यहाँ से पहला रूट निकालने के बाद है ना, उसमें नहीं था, अब आ गया, क्योंकि पहला कोफिशिएंट m स्क्वायर का है, दूसरा m का है। पहले m का कोफिशिएंट 0 था, अब m का कोफिशिएंट आ गया। तब तो आप m स्क्वायर से लिखना शुरू करोगे ना, जो भी है उसके साथ उसके हिसाब से फिर वेरिएबल यूज करोगे। ठीक है सर। इसीलिए मैंने ये सवाल फिर लिया कि नेक्स्ट ही क्वेश्चन था, तो 17 करा दिया, 18 करा दिया, तो 19 कौन कराता है। लेकिन चूंकि इसमें मिसिंग टर्म थी, इसलिए मैंने इसे लिया कि चलो ये भी कर लें, तो वो मसला हल हो जाए कि अगर कोई टर्म मिसिंग है तो क्या करते हैं। तो वहाँ मिसिंग थी, यहाँ तो आएगी, यहाँ आई है तो आएगी, अगर यहाँ 0 आती तो फिर हम इसे भी नहीं। Therefore the solution, अब सॉल्यूशन लिखते हुए ख्याल रखना कि वेरिएबल आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है और डिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो a बार t प्लस a2 sin t, क्योंकि बीटा जो है यहाँ पर i का कोफिशिएंट +1 है, प्लस a3 cos t एंड e रेज़ टू पावर -1 है तो -t। दैट विल बी द आंसर। आज काफी है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। हारून, तो कल 10 बजे टाइम दिया था वही जमा कराने के लिए, तो लाइट कब गई थी आपके की? सर के इलेक्ट्रिक का कोई मसला था, मेंटेनेंस चल रही थी, पूरे एरिया में गई हुई थी। उन्होंने मैसेज कर लिया था 9 बजे से रात 3 बजे तक जाएगी आप। अच्छा, तो तुम आसरे में बैठे थे कि मैं 10 बजे ही जमा कराऊंगा, 8:45 जमा करा देते। जब मैसेज कर दिया तो उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात थी। चलो खैर, बहरहाल कोई बात नहीं, भेज दो, कब तक करा दें फिर जी? क्या करा दें? अब कब तक करा दूं मैं? अभी मतलब भेज दूं? क्या मतलब अभी टाइम लोगे? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे ना। करा दो, अभी भेज दो। चलें, ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज भाई। इंशाल्लाह फिर सैटरडे को क्लास है, यही टाइम पर सैटरडे को क्लास है। फिर अल्लाह हाफिज।